नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल इस वक्त तक चुनाव के सारे नतीजे आ चुके होंगे, जीत हार का फैसला हो चुका होगा। कल काउंटिंग डे है, बड़ा दिन है। सुबह 6 बजे से आप इंडिया टीवी का इलेक्शन स्पेशल शो देख सकेंगे। 8 बजे से ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे। मैं और आप मिलकर इन रुझानों को समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन के नतीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उनका मतलब लगाएंगे। लेकिन इस बड़े दिन से ठीक पहले, काउंटिंग शुरू होने से पहले, आज विरोधी दलों के नेताओं ने एक बार फिर चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने की कोशिश की, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। क्योंकि सारे एग्जिट पोल्स इस बात पर एक मत हैं कि कल नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, एनडीए की भारी जीत होने जा रही है। इससे परेशान इंडिया अलायंस के लोगों ने मीडिया पर, एग्जिट पोल दिखाने वाले टीवी चैनल्स पर और चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने तो साफ साफ कह दिया, अगर इंडिया अलायंस को 295 सीटें मिली तभी मानेंगे चुनाव निष्पक्ष हुए, लेकिन अगर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली तो कांग्रेस मानेगी कि बीजेपी ईवीएम में हेराफेरी से जीती। जयराम रमेश ने कहा, होम मिनिस्टर अमित शाह ने 150 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फोन करके प्रेशर बनाने की कोशिश की है। उन्होंने काउंटिंग में गड़बड़ की आशंका जताई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश को पकड़ लिया। इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश से कहा कि वो सबूत दे, कम से कम 2-4 डीएम के नाम बताएं जिनको अमित शाह ने फोन किया हो। तो जयराम रमेश ने कहा इसके लिए उन्हें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने वक्त देने से इनकार कर दिया और जयराम रमेश से कहा आज की आज जवाब दें। लेकिन अब तक जयराम रमेश ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है और अब जयराम रमेश मुसीबत में फंस सकते हैं। आरजेडी के मनोज झा ने धमकी दी कि कैंडिडेट्स को फॉर्म 70 नहीं दिए गए हैं, अगर काउंटिंग में गड़बड़ी की कोशिश हुई तो जनता तैयार बैठी है और फिर देश में जो होगा उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास सारे फॉर्म 17C हैं, लेकिन साथ साथ आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी हार से बचने के लिए काउंटिंग के वक्त हेराफेरी कर सकती है, इसलिए पोलिंग एजेंट्स को चौकन्ना रहना होगा। मजे की बात है कि विरोधी दलों के नेता काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी की बात कह रहे हैं, चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। हालांकि आज चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार डिटेल में विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया ये मैं आपको दिखाऊंगा, और एग्जिट पोल्स को मोटिवेटेड बताने वाले नेताओं के अपने एग्जिट पोल क्या कहते हैं, उनका अंदाजा क्या है, यह भी आपको दिखाऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं इलेक्शन कमीशन की बात से। आज चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा, इस बार चुनाव के दौरान दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक छवि को, फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस को बदनाम करने की कैलकुलेटेड साजिश की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, चुनाव के दौरान कई तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, फेक न्यूज और फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और यह सब कुछ सोचे समझे तरीके से एक पैटर्न के तहत किया गया। वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग से ठीक पहले जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि अमित शाह ने 150 जिलों को डीएम से फोन पर बात की और उन्हें धमकाया और काउंटिंग से पहले प्रेशर बनाने की कोशिश की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी चुनाव अधिकारी पर दबाव डालने की बात सरासर गलत है, झूठ है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, अगर उनके पास इस तरह की पुख्ता जानकारी है तो आज शाम तक इसकी डिटेल इलेक्शन कमीशन को दें, उन रिटर्निंग ऑफिसर्स के नाम बताएं, ब्यौरा दें जिन्हें कॉल किया गया। लेकिन तुरंत जवाब देने के बजाय जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कल काउंटिंग है, चुनाव नतीजे आने से पहले इस तरह की अफवाहों से पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगता है, इसलिए जयराम रमेश को आज ही शाम 7 बजे तक डिटेल मुहैया करानी होगी, जिससे इलेक्शन कमीशन इस मामले में एक्शन ले सके। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर जयराम रमेश जवाब नहीं देते
तो माना जाएगा जयराम रमेश के पास कोई सबूत नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। राजीव कुमार ने कहा, चुनाव के दौरान इस तरह झूठ के तमाम गुब्बारे उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन सब फुस हो गए। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। बीच में एक हवा चली कि एआरओ की टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने। उसको भी काउंटर कराना पड़ा, हवा चला देते, फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। पहले उड़ता ज्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की बात सही है। जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तभी से विरोधी दलों के नेताओं की तरफ से बार बार इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई। शुरुआत हुई थी ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप से। दिग्विजय सिंह की लीडरशिप में यह बात फैलाने की कोशिश की गई कि ईवीएम में वोट किसी को भी डालो, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इस मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ चुनाव आयोग से मिले, लेकिन जब नतीजे आने से पहले एक बार फिर इसी तरह के आरोप लगाने के लिए मैदान में आए तो इलेक्शन कमीशन ने आपत्ति जताई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडिया अलायंस कम से कम 295 सीटें जीतने जा रहा है। अगर इंडिया अलायंस को 295 सीटें मिलती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी को 300 सीटें मिली तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में खेल किया गया है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका करारा जवाब दिया। राजीव कुमार ने कहा कि 2019 में भी इसी तरह के इल्जाम लगाए गए थे। चुनाव के पहले फेज से 4 दिन पहले इसी तरह की बातें कही गई थी। आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट का डेटा नहीं दिया और बाद में वोटिंग परसेंट बढ़ा दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। राजीव कुमार ने कहा कि बार बार अफवाहों का बाजार गर्म करने की साजिश की गई। चुनाव आयोग इस साजिश को समझ नहीं सका, लेकिन अब हम समझ गए हैं यह गलती नहीं होगी। कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं। मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे। ये नहीं पता था मुझे कैसे फटे, मैं बताता हूं। पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है, गलत है, गलत है। केस चला बहुत लंबा, 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया। बाद में हुआ कि नहीं, सब ठीक है। 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गाँव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, पर 95-98% कहीं बताइए जहां गलती है। नहीं, उससे चुनाव से तुरंत पहले आया कि कुछ लग जाए चिंगारी तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले। चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो ईवीएम शुरू हो गया, फिर केस आ गया। क्या उसमें आरोप लगा कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया। यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। अब समझ गए हैं।
विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कल चुनाव आयोग के सामने कई मांगे रखी, जैसे कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाएं, काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो, ईवीएम मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए और फॉर्म 17C के आधार पर काउंटिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। आज अखिलेश यादव ने फिर यही बातें दोहराई। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने फॉर्म 17C की कॉपी रखी है। अगर वोट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी की गई है। ये जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर किसी को इस बात का शक है कि वोट आखिरकार क्यों बढ़ रहा है, जो फॉर्म 17C है उसमें पूरी जानकारी है कि कितना वोट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम नियमों का पालन करेगा। फॉर्म 17C की कॉपी एजेंटों के पास है, लेकिन उसमें यह भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे 1 से रखी है। अखिलेश यादव ने तो कहा कि उनके कैंडिडेट्स के पास पूरे फॉर्म 17C हैं, सबके पास हैं, लेकिन आरजेडी के नेता मनोज झा ने दावा किया कि उनके कई कैंडिडेट्स को फॉर्म 17C नहीं दिया गया। अगर निष्पक्ष काउंटिंग करानी है तो काउंटिंग शुरू होने से पहले सभी कैंडिडेट को 17C दे दिए जाएं, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी हुई, हेराफेरी हुई तो उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े। तो जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए, या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए कि बूथ नंबर 1 पर 883 वोट गिरे, शाम 6:30 सबके हस्ताक्षर हो, वो कॉपी आप फोटोकॉपी उसकी उपलब्ध कराइए। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, डीएम साहब से, एआरओ, आरओ, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेगी। जनता तैयार बैठी हुई है, जनता तय करेगी क्या करना है, प्रतिकार का स्वरूप क्या होगा। ये एक तरह से धमकी है, लेकिन कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया जाता है इसको समझ लेते हैं। हर पोलिंग बूथ में वोटिंग खत्म होने के बाद फॉर्म 17C जारी किया जाता है, जिसमें इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता है कि वहां पर जिस ईवीएम का इस्तेमाल किया गया उसका सीरियल नंबर क्या है, पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या कितनी है, कितने वोट पड़े और कितने वोटर्स ने मतदान नहीं किया। ये सारी जानकारी फॉर्म 17C में होती है। इसका फायदा ये होता है कि वोटिंग में जितने वोट पड़े, काउंटिंग में अगर वो नंबर सेम है तो कोई शिकायत नहीं करेगा। वोटिंग के खत्म होने के बाद सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 17C दिया जाता है। इस पर सबके साइन होते हैं, लेकिन अब इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को फॉर्म 17C नहीं दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने वोटर टर्नआउट डेटा भी बढ़ा दिया, इससे शक और गहरा गया। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कर दिया था कि वोटर टर्नआउट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, कोई डेटा नहीं छुपाया गया और न ही डेटा को जारी करने में देरी हुई। आज भी राजीव कुमार ने कहा कि प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट है कि न काउंटिंग से पहले गड़बड़ी की कोई गुंजाइश है और न काउंटिंग के वक्त किसी तरह की गड़बड़ की कोई गुंजाइश है। राजीव कुमार ने कहा जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनकी टाइमिंग और पैटर्न को समझने की जरूरत है। राजीव कुमार ने कहा हैरानी की बात है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत करने वाले वो लोग हैं जो नेगेटिव कैंपेन को बढ़ावा देना चाहते हैं।
firmly we want to say that our entire counting process is absolutely robust. जैसे क्या है रोबस्टनेस, दिखाते हैं आपको। जब ईवीएम शुरू हुई तो पहले रैंडमाइज हुई, चुनाव से पहले कैंडिडेट साथ में रहे, उनके एजेंट साथ में रहे, उसका नंबर उनको दे दिया गया कौन से बूथ पे कौन सी जाएगी। सारा प्रोसेस उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे बैठ के देखा किसने किसको डाला, ईवीएम पे स्लिप भी लगाई, स्लिप पे साइन भी किया, ग्रीन स्लिप, रेड स्लिप, दिस स्लिप, दैट स्लिप, बंद भी किया, सब जगह सिग्नेचर भी किया। उसके बाद फॉर्म 17C की कॉपी उसी समय ले ली। 17C मेरे ख्याल से आज के दिन पूरी कंट्री में 17C के बराबर तो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसकी चर्चा हो सकती है। अच्छा, एक और अजीब बात है, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो काउंटर पे बैठे हुए हैं, जो 17C ले रहे हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां से कोई शिकायत नहीं है। फिर पता नहीं कहां से है, मतलब कुछ आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं क्यों कर रहे हैं। सो आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी, पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। राजीव कुमार हमेशा अपनी बात शेरो शायरी में कहते हैं, काफी परेशान हैं इस तरह के आरोपों से। असल में विरोधी दलों के नेता लगातार चुनाव आयोग पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन प्रोसेस के जवाब तो दे सकता है, लेकिन जो राजनीतिक आरोप हैं उनका क्या करें। चूंकि इंडिया अलायंस के नेताओं ने बीजेपी पर भी इल्जाम लगाए हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से जवाब आया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग पर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए वो शर्मनाक हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों को चुनाव में हार दिखाई दे रही है। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए, आपने संख्या कोट की है, संख्या कोट की है तो बताइए कौन है, तो कहते हैं 7 दिन का समय। उन्होंने कहा शाम तक दीजिए क्योंकि आपने कहा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बातें उन्होंने करने का प्रयास किया है। क्या पिछले वर्ष तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था और केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलत काम हुआ? हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में अच्छा काम नहीं किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया, और उसके बाद उसने बंगाल में अच्छा काम किया था और तेलंगाना में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छा काम नहीं किया। फिर उसने तमिलनाडु में अच्छा काम किया, फिर उसने कर्नाटक में अच्छा काम किया, मगर असम में अच्छा काम नहीं किया, फिर केरल में भी अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं फिर इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश में गड़बड़ काम कर दिया। यह कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? जय पराजय होती रहती है, परंतु लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप मत करिए और ऑन द लाइटर नोट कहूं, पूरे देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए। विरोधी दल के नेताओं ने असल में कमाल कर दिया है। पहले ईवीएम पर आरोप लगाए, फिर डीएम पर सवाल उठाए, वोटर लिस्ट पर प्रश्न खड़े किए और फिर वोटर टर्नआउट पर भी सवाल उठा दिए। अब पूरे काउंटिंग प्रोसेस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जिस तरह से कैंपेन चलाया गया, ये कहा गया कि चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, जिस तरह के इल्जामात लगाए गए, उसके बाद चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये दुखद स्थिति है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में जिस तरह से चुनाव होता है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, उसकी रिस्पेक्ट है। राजीव कुमार की बात सही है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश शुरू हो गई थी और यह बात किसी से छुपी नहीं है। जैसे ही एंटी मोदी मोर्चे का गठन हुआ, उसके बाद सबसे पहले
ईवीएम पर हमला किया गया। ईवीएम को हैक करने की बात शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम दिए गए। कहा गया कि चुनाव मतदान पत्र से कराए जाएं, पुराना सिस्टम लगाया जाए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा। फिर पहले और दूसरे फेज की वोटिंग के बाद वोटर टर्नआउट बढ़ाने का इल्जाम लगा। और फिर फॉर्म 17C का सवाल उठा। काउंटिंग से ठीक पहले विरोधी दलों के पोलिंग एजेंट्स को काउंटिंग टेबल पर बैठने से रोकने की अफवाह फैलाई गई। और इसके बाद जयराम रमेश ने सीधे सीधे अमित शाह पर डीएम्स को फोन करके प्रेशर बनाने का शिगुफा छोड़ दिया। जयराम रमेश ये कहकर फंस गए कि अमित शाह ने 150 डीएम्स को फोन किया। असल में ये उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कल होने वाली काउंटिंग को एडवांस में डिस्क्रेडिट किया जाए। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा है कि कल आने वाले नतीजे उसके लिए फेवरेबल नहीं होंगे। इसीलिए पूरे चुनाव को, वोटिंग को, काउंटिंग को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट किया जाए, बदनाम किया जाए। और यह कोई अकेला प्रयास नहीं है। कांग्रेस ने अपने अलायंस वाली पार्टियों के बड़े नेताओं को दिल्ली में रहने को कहा है। मन मुताबिक नतीजे नहीं आए तो फिर प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया है। सबको कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे ताकि मोदी की जीत पर बवाल खड़ा किया जा सके। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से राज्यों के मुख्यालयों में पहुंचने को कहा है। हार गए तो ये कार्यकर्ता प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतरेंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि एग्जिट पोल से विरोधी दलों के नेता निराश हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स में जोश है, बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में लड्डू बनाने में जुटे हैं, नतीजे आने के बाद जश्न की तैयारी में जुटे हैं। दूसरी तरफ विरोधी दलों के नेताओं में खलबली है। सब के सब एग्जिट पोल्स के नतीजों को कोसने में लगे हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने अपने इलाकों के काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे। कोई गड़बड़ी दिखे तो वीडियो बनाकर पार्टी हेडक्वार्टर भेजें, मैसेज के जानकारी दें। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, पटना और लखनऊ तक एग्जिट पोल के नतीजों का असर दिखाई दे रहा है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि एग्जिट पोल दिखाकर बीजेपी साजिश रच रही है कि जब नतीजे उसके खिलाफ आने लगे तो काउंटिंग धीमी करती जाए। अखिलेश ने कहा उनके पास पूरा डेटा है। उन्होंने खुद एग्जिट पोल कराया है जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा सीटें उनका अलायंस जीत रहा है। हमारा एग्जिट पोल यह कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मैंने अपना इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करेंगे, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। अखिलेश यादव का एग्जिट पोल सही है और सारे के सारे टीवी चैनल के एग्जिट पोल गलत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बात की। संजय सिंह कई चैनल के एग्जिट पोल के स्नैपशॉट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल में क्या गड़बड़ियां हैं। संजय सिंह ने कहा कि पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, इस बार भी गलत ही साबित होंगे। ये कहां तैयार हुआ है भाई एग्जिट पोल? ये कहां पे बनाया गया एग्जिट पोल? ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो मैं तो एक मायने में एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया है कि भैया एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना। उन पे दबाव बना होगा एग्जिट पोल के नंबर बदलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, हम ऐसा नंबर बदल देते हैं जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करेगी। एग्जिट पोल ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं
अनेक बार ये गलत साबित हुआ है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने तो यज्ञ करवा दिया और कहा वो बीजेपी और एग्जिट पोल करने वाले चैनल्स की बुद्धि की शुद्धि के लिए हवन करवा रहे हैं। मदन मित्रा ने कहा कि बीजेपी काउंटिंग में हेराफेरी करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सारे एग्जिट पोल में बीजेपी को जिताया गया। बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं, इसलिए कल उनकी पार्टी के नेता वोटों की गिनती के वक्त काउंटिंग स्टेशंस के बाहर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निगरानी करेंगे और कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। मेरा ख्याल से ये और अमित शाह फोन से बात करते थे कैसे ये काउंटिंग स्टेशन जितना है सबको दखल किया जाए और ज़बरदस्ती जीता जाए। और देखिए उसका प्रथम दफ़ा यह है, हर न्यूज़ मीडिया बता दिया कि वो जीत रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस पीछे है। तो ये दीज आर ऑल बोगस, फेक न्यूज़। कल साबित हो जाएगा जो बोला ये न्यूज़ चैनल ये ठीक नहीं है। ये जो बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि इनकाउंटर होगा, माने बंगाल को यूपी बनाएगा, बनारस बनाएगा, बिहार बनाएगा, राजस्थान बनाएगा। तो इससे तृणमूल को डराने चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहाँ कि डरने का कोई बात नहीं है। आप लोग अंदर में बैठ के काउंटिंग में रहेंगे और हम लोग लाखों लाखों नौजवान को लेकर काउंटिंग स्टेशन का बाहर में रहेगा। एग्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों को रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा विपक्ष को हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए हर संस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा अगर जनता विपक्षी दलों को वोट नहीं देती तो इसमें बीजेपी क्या करे। जबरदस्त हार होने वाली है इस इंडिया गठबंधन की। ये बिखरने वाला है 4 तारीख के बाद। हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और जहां बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। तो आप किसको किसको आलोचना करेंगे। चुनाव आयोग की करते हैं आप, मीडिया को रोज आप मन भर गाली पढ़ते हैं अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो, और ले चलते हैं संविधान खतरे में है। न्यायपालिका को कांग्रेस पार्टी ने टीका टिप्पणी की अनावश्यक, याद होगा आपको। मीडिया पर करते हैं, चुनाव आयोग पर करते हैं, कोई संस्था छोड़ेंगे आप। अब इनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। मोटी बात यह है, हार निश्चित है, अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय होगी। असल में एग्जिट पोल्स को लेकर जिस तरह के कमेंट किए गए उनका उद्देश्य सिर्फ एग्जिट पोल्स के आउटकम को डिस्क्रेडिट करना है। एग्जिट पोल कोई पहली बार तो हुए नहीं, पूरी दुनिया में होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं। हाँ, ये पोल कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, कभी सही होते हैं, लेकिन कहीं भी किसी मुल्क में इस तरह की बचकानी और बेहुदा बातें नहीं की जाती। क्या विरोधी दलों के नेता नहीं जानते कि एग्जिट पोल कोई टीवी चैनल नहीं करता, सब किसी न किसी पोल करने वाली एजेंसी को हायर करते हैं। हर एजेंसी को इस काम के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, यह उनका चार्ज होता है। अब यह महज इत्तेफाक है कि इस बार सारे के सारे एग्जिट पोल किसी भी एजेंसी ने किए हों, एनडीए की, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की जीत प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब इनके लिए यह कहना कि एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में तैयार हुए गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मजे की बात यह कि आरोप लगाने वाले अपने दफ्तर में तैयार किए गए पोल का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपने लिए 295 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। क्या कोई एग्जिट पोल करने वाली सारी की सारी एजेंसीज को प्रभावित कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी के पास इतनी ताकत है। इसीलिए इस तरह के सारे इल्जाम बेमानी हैं, सिर्फ आने वाली हार का ठीकरा मीडिया पर फोड़ने की एक एडवांस कोशिश है। हालांकि आज सोनिया गांधी थोड़ा संभल कर बोली। सोनिया ने कहा कि उनको उम्मीद है कि असली नतीजे एग्जिट पोल के उलट आएंगे,
इसलिए वो कुछ कहने से पहले चुनाव के रिजल्ट आने का इंतजार करेंगी। How hopeful you are to form the government now? Well, we are very hopeful that our results are the opposite of what the exit poll is. सोनिया गांधी तो समझदारी की बात की, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता आरोप लगा रहे हैं कि टीवी चैनल्स ने जो एग्जिट पोल दिखाए वो बीजेपी के दफ्तर में तैयार किए गए। जयराम रमेश ने उन एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जो कांग्रेस के दफ्तरों में तैयार हुए। जयराम रमेश ने अलग अलग राज्यों के कांग्रेस नेताओं को वीडियो कॉल पर लिया, मीडिया के कैमरों के सामने सबसे अपने अपने राज्य का आकलन पूछा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने दावा किया कि राजस्थान की 25 में से 18 सीटें कांग्रेस जीतेगी, जबकि बीजेपी 7 सीटों पर सिमट जाएगी। राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें से आप देखिए हम लगातार चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर इंडिया गठबंधन, सीकर इंडिया गठबंधन, बांसवाड़ा हमने समर्थन किया। ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है गंगा श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़। ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं, सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो इनका सर्वे ठीक और मीडिया का सर्वे गलत। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस का नंबर आया। नाना पटोले कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की, एनसीपी की, उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की सारी सीटें उन्होंने बता दी। नाना पटोले ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 16 पर जीतेगी, जबकि महाविकास आघाड़ी 38 से 40 सीटें जीतने वाली है। जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया है, देश की जनता को भी डराया गया, क्योंकि इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। हालांकि शरद पवार कह रहे थे कि 50% 24-25 सीटें उनका अलायंस जीत पाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कांग्रेस की इस मीटिंग में मौजूद थे। वो भी वीडियो पर आए, कहा फाइट तो 4 सीटों पर है, लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है और इवन अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है और आगे भी। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा। अब हमने आपको एग्जिट पोल दिखाए थे, तो कांग्रेस का जो पोल है उसकी पूरी बातें सुनवा देता हूं। पंजाब को लेकर दावा किया कि कांग्रेस 9 सीटें जीतेगी। पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रताप बाजवा, वो कह रहे थे कि पंजाब को लेकर तो एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को 7 से 9 सीटें मिलेंगी। कम से कम वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल ठीक है। बाकी तो सट्टा बाजार को मार्केट उठाने के लिए मीडिया काम कर रही है, मगर मोदी जी की मीडिया भी जो है, उन्होंने भी कांग्रेस को 7 से 9 सीट दे रखी। जो कल सारे सर्वेज आए हैं वहां कांग्रेस को पंजाब में 7 से 9 बताई है और मैं समझता हूं कि वी आर हेड ऑन 9 सीट्स। 9 आएंगी हमें, 1 आ सकती है आपको और 3 ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं जो एनडीए के समर्थन में नहीं होंगे, वो एंटी मोदी। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं हु विल नॉट इन एनी वे यू कुड से हेल्प एनडीए और मिस्टर मोदी। सो
कांग्रेस के नेताओं के एग्जिट पोल पर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस कल नतीजे आने तक खुश रह ले, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बेहतर तो यह होता कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल सम्मानजनक तरीके से हार मानने की तैयारी कर लेते। इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर कांग्रेस की परेशानी समझी जा सकती है। जब से वोटर आईडी कार्ड आए हैं उसके बाद कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। जब से सीसीटीवी फुटेज पूरी 100 टाइम्स सर्वेलेंस रहती है, कांग्रेस को कभी मेजॉरिटी नहीं मिली। जब से इलेक्टोरल वायलेंस खत्म हुई है तब से कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। आपका दर्द हम समझ सकते हैं। बी रेडी टू ग्रेसफुली एक्सेप्ट द डिफीट रादर देन डीमीन द डिग्निटी ऑफ डेमोक्रेसी। मेरी जानकारी है कि कैमरे के सामने कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, अपनी सीटों को लेकर कांग्रेस को अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कल जब इंडिया अलायंस के नेता मिले थे तो कांग्रेस ने कहा था उन्हें कौन कौन सी सीटों पर जीत मिलेगी इसका अंदाजा लगाने में अभी टाइम लगेगा। जो बाकी नेता थे उन्होंने अपने अपने आकलन दिए। ए राजा ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके अलायंस सारी की सारी सीटें जीतेगा। पी विजयन ने कहा लेफ्ट अलायंस केरल में सारी की सारी सीटें जीत लेगा। ममता की पार्टी की तरफ से 25 सीटों पर जीत का फिगर दिया गया और महाराष्ट्र की पार्टियों ने 24 सीटें जीतने का दावा किया। कांग्रेस का यह हाल था कि वो राजस्थान में कभी 10 तो कभी 7 सीटों में जीत का दावा करने लगे। वहां मौजूद गांधी परिवार के एक मेंबर ने मध्य प्रदेश में 7 सीटें जीतने का दावा किया। परिवार के दूसरे मेंबर ने कहा नहीं, हम 4 जीत पाएंगे, और तीसरे ने समझाया कि एमपी में तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। इस सारे कंफ्यूजन के बीच रामगोपाल यादव ने यूपी में 50 सीटें जीतने का दावा किया, जिसे बाकी लोगों ने काटकर 40 कर दिया। किसी तरह जोड़ तोड़ करके सब 270 तक पहुंचे और फिर तय किया गया कि हम पब्लिक में 295 का दावा करेंगे। कांग्रेस ने बाकी दलों को इस बात के लिए तैयार किया कि अगर इंडिया अलायंस की हार होती है तो वो इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर फोरम पर विरोध किया जाएगा, पूरे इलेक्शन पर सवाल उठाए जाएंगे, चुनाव को फर्जी बताया जाएगा। वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर अब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। दावों और वादों का वक्त भी बीत चुका है। सिर्फ 10 घंटे वक्त है। 10 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा और जनता क्या कहती है यह आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी ने खास तैयारियां की हैं। आपने 2.5 महीने लंबा कैंपेन देखा, एक्सपर्ट्स की राय सुनी, ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अब ट्रेंड्स देखेंगे, चुनाव के रिजल्ट को समझेंगे। कल सुबह 6 बजे से आप और मैं साथ साथ। यह इलेक्शन आपने देखा और समझा नरेंद्र मोदी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ। 4 जून को परिणाम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। रेवंत रेड्डी के साथ, ईट के जवाब पत्थर से देना। ओवैसी के साथ, मोदी जी डायलॉग अच्छा मारते हैं। प्रियंका गांधी के साथ, जनता अपना वोट सोच समझ के देगी। अरविंद केजरीवाल के साथ। ये चुनाव हमने डिस्कस किया प्रशांत किशोर के साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ, अपने एंकर्स के साथ, अपने रिपोर्टर्स के साथ। कल 4 जून को रिजल्ट देखेंगे, ट्रेंड समझेंगे, आप और मैं साथ साथ। कल सुबह 6 बजे से चुनाव को समझेंगे, ट्रेंड्स की बात करेंगे, इंपैक्ट समझने की कोशिश करेंगे, आप और मैं साथ साथ। और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश तो पूरी की। अखिलेश ने आज कहा कि बीजेपी जाने वाली है, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस क्लीन स्वीप करेगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जाते जाते भी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, इसीलिए आज दूध के दाम बढ़ा दिए, बिजली की कटौती शुरू हो गई। अखिलेश ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी हार के डर से काउंटिंग के दौरान बिजली गुल कर सकती है, जिससे धांधली की जा सके। आपके स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए अमूल ने भी अपने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए अमूल के लोगों ने भी कुछ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब पराग भी बढ़ा देगा। तो आखिरकार इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए
महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया, हर चीज महंगी होगी। आप बताओ, बिजली कहीं मिल रही थी? जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता, बिजली कहां थी? और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। इसके बाद अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल ने एक एक सीट का नाम गिना दिया जिस पर समाजवादी पार्टी जीतने का दावा कर रही है। रामगोपाल ने कहा कि बीजेपी कुछ भी दावा करे, एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस यूपी की 80 में से कम 60 सीटें जीतेगा। बनारस के आसपास की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। जौनपुर हम जीत रहे, गाजीपुर हम जीत रहे, चंदौली हम जीत रहे, आजमगढ़ हम जीत रहे, मऊ हम जीत रहे, लखनऊ के आसपास बाराबंकी हम जीत रहे, मोहनलालगंज हम जीत रहे, हरदोई हम जीत रहे, उन्नाव हम जीत रहे, सीतापुर हम जीत रहे। गोरखपुर से लगी हुई जितनी सीटें, गोरखपुर की जिले की ही बांसगांव, गोरखपुर जिले से कटा महाराजगंज है, सीट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, संत कबीर नगर है, वहाँ आगे चले जाइए डुमरियागंज है, फिर बस्ती चले जाइए, सब बाबा का अधिकार क्षेत्र। उन सब में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कम से कम 60 सीटें जीत रहा है, एक कम नहीं। लिख लीजिए आप, कल शाम को देख लेना। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को जवाब दिया एनडीए के अलायंस पार्टनर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने। संजय निषाद ने कहा, अखिलेश बड़े नेता हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि पिछले कई चुनावों से वो हर बार जीत के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन नतीजे उससे बिल्कुल उलट आते हैं। मत मतलब होता बुद्धि, मत मतलब होता विचार, मत मतलब होता उनका सोच जो है उधर किधर जा रहा है। ये लोग मन में ही अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन मत से सरकार इनकी नहीं बनती। इसलिए 2014 से जो भी बोलते हैं, माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं पिछड़ों के नाम पर, लेकिन हम लोग उनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 2014 से जब हम लोग राजनीति में हम आए हैं 13 से, तब से 2012 में वो आए हैं, तो अब जब से वो जो भी कहते हैं उसके उल्टे ही हो रहा। 2014, 2015, 2017, 2022, 19, 2022 और 2024 में भी होगा ऐसे। ये बात सही है कि पिछले 4 चुनावों में अखिलेश यादव हमेशा इसी तरह के दावे करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में और उसके बाद असेंबली इलेक्शन में उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ साफ हो जाएंगे, वो वापस मठ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अजय राय ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने यूपी की सीटों का प्रेडिक्शन तो नहीं किया, लेकिन यह कहा कि कांग्रेस वाराणसी की सीट जीतने जा रही है। अजय राय ने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए बीजेपी विपक्ष पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फायदा नहीं होगा। वाराणसी में वो जीतेंगे, मोदी हार जाएंगे। ये पूरी तरीके से फेक है, मनगढ़ंत है, कमरे में बैठ के बनाया हुआ एग्जिट पोल है। जैसे इन्होंने बनारस में कहा 10 लाख पार, 10 लाख पार की हवा निकल गई, 11 लाख वोट पड़ा, और अभी ये 400 जो बोला था 400 प्लस वही एग्जिट पोल दिखा रहा है। वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से दबाव बनाने का काम है और लोगों को हतोत्साहित और लोगों को कमजोर करने का काम है। मैं अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कहूँगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कि डटकर आखिरी वोट गिनवा कर ही वहाँ से हिलना है और सर्टिफिकेट लेकर हिलना है। हम सब लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दावों पर ओपी राजभर ने इंटरेस्टिंग कमेंट किया। राजभर ने कहा वो दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव खटाखट विदेश भाग जाएंगे। ये लोग भ्रम में हैं, ये लोग तैयारी करें और कुछ करना नहीं है। ये जितना चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग नारा लगा रहे थे ना कि खटाखट बोल रहे थे ना। 4 जून को देखिएगा, ये खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट भागेंगे सब। 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं। चूंकि विरोधी दलों के नेताओं ने आज दिन भर इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाए, तो बीजेपी नेताओं ने आज लखनऊ में स्टेट इलेक्शन कमीशन से इंडिया अलायंस के नेताओं की शिकायत की।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, यूपी सरकार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता इस डेलीगेशन में शामिल थे। ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा वो लोगों को भड़का रहे हैं। काउंटिंग के दिन समाजवादी पार्टी के गुंडे गड़बड़ी कर सकते हैं, दंगा कर सकते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन को एहतियात बरतनी चाहिए, सुरक्षा के एक्स्ट्रा इंतजाम करने चाहिए। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ज्ञापन देकर के अपील की है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले जिले उत्पाती तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को इकट्ठा होकर के दंगा कराने की साजिश रची है, उसके बारे में हमने कहा कि एहतियाती कदम उठाए जाएं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोगों को उकसाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी पूरी जांच कराई जाए और उपद्रव और दंगा न होने दिया जाए। और हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि निष्पक्ष मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो, उपद्रवी तत्वों पर, दंगाई तत्वों पर कड़ाई से लगाम लगाई जाए। आपको याद होगा, जब तक वोटिंग चल रही थी अखिलेश यादव 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। आज रामगोपाल यादव ने मीडिया के सामने 60 सीटें जीतने का दावा किया। कल इंडिया अलायंस की मीटिंग में उन्होंने 50 सीटें जीतने का दावा किया था। इसका मतलब है कि उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। पहले भी वो यूपी में इस तरह के बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, 4 बार चुनाव हार चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी के साथ मिलकर लड़ी थी और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी आरएलडी के साथ मिलकर लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी अलग है। अखिलेश का अलायंस राहुल की कांग्रेस से है। पूरे उत्तर प्रदेश की असेंबली में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 एमएलए हैं। तो इसलिए यह देखकर आश्चर्य होता है कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव 80 में से 80 सीटों का दावा कैसे कर रहे हैं और अब 40 पर कैसे आ गए हैं। असलियत कल सामने आएगी जब वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। मैंने इस पूरे चुनाव को बहुत करीब से देखा है। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे, आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ को पेश किया, इंडिया टीवी पर प्रियंका गांधी ने बात की और सबसे उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में बात हुई। उत्तर प्रदेश और बाकी देश के ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, चुनाव के नतीजों को समझेंगे, आप और मैं साथ साथ कल सुबह 6 बजे। चुनाव नतीजों को लेकर महाराष्ट्र में भी पारा काफी गर्म है। महाविकास आघाड़ी के नेता महाराष्ट्र की 48 में से 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। महायुति के नेताओं का दावा 42 सीटों पर जीत का है। फैसला कल सुबह पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक रवि राणा ने चुनाव के नतीजों के बाद की बात की। रवि राणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके 20 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे पाला बदलेंगे, वापस बीजेपी के साथ आ जाएंगे। रवि राणा अमरावती से सांसद नवनीत राणा के पति हैं, जिन्हें उद्धव ठाकरे की सरकार ने हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तार किया था। अब नवनीत राणा बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में हैं। आज रवि राणा ने कहा उनके पास इस बात की पक्की जानकारी है कि हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आने वाले हैं। रवि राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि बाला साहब ठाकरे का बेटा होने के नाते उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी की विंडो हमेशा खुली रहेगी और मोदी के शपथ ग्रहण के बाद उद्धव उसी विंडो से महाविकास आघाड़ी छोड़कर महायुति में आएंगे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचार अगर कोई लेके जा रहा है आगे तो मोदी जी लेके जा रहे हैं। और बाला साहब और मोदी जी के जो संबंध थे, जो मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उद्धव ठाकरे के लिए मेरी एक विंडो हमेशा खुली है। उस विंडो से आने वाले कुछ दिनों के अंदर देश के प्रधानमंत्री की मोदी जी शपथ लेने के बाद 20 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे जी मोदी जी के साथ जाएंगे, उस विंडो से प्रवेश करेंगे। एक काले पत्थर की सफ़ेद रेग है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे मोदी जी के साथ दिखेंगे। रवि राणा तो बीजेपी और उद्धव ठाकरे के करीब आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। आज इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी किया।
बीजेपी नेता आशीष शेलार की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे पर उचित कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजने को कहा है। शिकायत यह है कि उद्धव ठाकरे ने 20 मई को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि उसी दिन मुंबई में वोटिंग हो रही थी। यानी उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की, जो गैर कानूनी है। बीजेपी की इसी शिकायत पर चुनाव आयोग ने उद्धव के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि ऐसे नोटिस तो आते रहते हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी नेता की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ 17 शिकायतें की गई, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कौन सी कार्रवाई और कौन सा आचार संहिता का उल्लंघन किया है उद्धव जी ने? 20 तारीख को उद्धव जी ने प्रेस से वार्तालाप जरूर किया है, हमेशा की तरह। वो कोई प्रचार का मुद्दा नहीं था कि कैसा चुनाव प्रचार रहा, क्या करना है, क्या नहीं। पत्रकार आए थे, बातचीत। लेकिन मुंबई के एक बीजेपी के पदाधिकारी ने एक पत्र लिखा और उसके ऊपर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कार्यवाही के आदेश दिए। मेरी जानकारी है, मेरे पार्टी ने, शिवसेना ने अब तक चुनाव आयोग को 17 पत्र लिखे हैं, जिसमें बहुत सी शिकायतें हैं, कुछ सूचनाएं हैं। अब तक उसका कोई जवाब हमें आया नहीं। उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। बीजेपी के रास्ते उनके लिए खुले हैं या नहीं, ये भी कोई नहीं कह सकता। कल बड़ा दिन है, बहुत सारे फैसले होंगे, बहुत सारे ट्रेंड पता चलेंगे। आगे आने वाली राजनीति के दरवाजे खुलेंगे। सुबह 8 बजे से ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे। इंडिया टीवी का इलेक्शन स्पेशल शो कल सुबह 6 बजे से शुरू होगा। कल हम काउंटिंग के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे, नतीजों का एनालाइज करेंगे, पर्दे के पीछे का खेल समझेंगे और देश की आने वाली राजनीति क्या होगी, इसकी बात करेंगे। सुबह 6 बजे से आप और मैं साथ साथ।